सियासत टीवी के रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की शुरुआत करते हैं हम हैदराबाद और तेलंगाना से। यहाँ पर IMD ने फिर एक मरतबा अगले कुछ दिनों में 29 अगस्त तक वक्फे से और मूसलाधार बारिश की पेशकयासी की है। इस तरीके के पहले भी पेश क़ियासियाँ आई थी जिसकी वजह से शहर में बहुत सारी बारिश वगैरह भी हुई, और जब ये बताया जा रहा था कि शदीद बारिश होने वाली है उस वक्त बारिश नहीं हुई। मगर ये IMD की जो भी रिपोर्ट्स होती हैं उस पर हमें यकीन करते हुए एहतियाती तदाबीर, एहतियाती इक़दामात करने की निहायत ज़रूरत है। इसी से हम आज की शुरुआत करते हैं। जी सज्जा साहब। जी देखिए, 29 अगस्त तक की जो है वार्निंग दी गई है। जैसा कि महकमा मौसमियात का जो है अलर्ट है, चौकसी इख्तियार करने की बात की गई है। और हम देख रहे हैं कि शहर में जो है इस सिलसिले में हंगामी इक़दाम भी किए जा रहे हैं। साहब, आप पिछले हम जब बारिश हुई, मूसलाधार बारिश मुसलसिल रही, तो वो बारिश के दौरान बहुत सारे वाक़यात आए। इलेक्ट्रोकेशन के जो लोग मतलब बरक़ी के शॉक लगने की वजह से लोगों की अमवात हुई, वो वाक़यात देखे। और ऐसे सिलसिलेवार ऐसे वाक़यात पेश आए। कहीं पे बारिश का पानी जब सैलाब की शक्ल अख्तियार किया तो वहाँ पर उसमें करंट आ गया। जो बरक़ी खंभे होते हैं उनमें करंट आया। तारों में ऐसे कोताहियां हैं, तो वो कोताहियों को दूर करने की बात तो की जा रही है। बड़े पैमाने पर हम देख रहे हैं कि हम रास्तों में झाड़ों की, दरख्तों की कटवाई का काम हो रहा है, और जो केबल्स होते हैं वो केबल्स को दुरुस्त करने की बात की जा रही है। मगर ये केबल दुरुस्त करने का जो मामला जहां तक है उसमें अवाम को काफी मुश्किलात पेश आ रही है। जैसा इंटरनेट खिदमत जो है, देखिए अब हम जो हमारा जो इन्हिसार हो गया है माशरे का इन्हिसार जो हो गया वो इंटरनेट खिदमत पर हो गया। उससे बड़े पैमाने पर मुतासिर हो रही है इंटरनेट खिदमत। और एक नया कानून, एक नई कार्रवाइयाँ जो है हुकूमत तेलंगाना की जानिब से भी की जा रही है। वो ये कार्रवाइयाँ हैं कि वो जो गैर मुसद्दक़ा केबल ऑपरेटर्स हैं उनके जो तार होते हैं वो उनको कटवाई का काम हो रहा है। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो है उससे अवाम को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही है। अवाम परेशान है। पहले ही मौसम ख़राब है, बारिशें, बादल फटने के वाक़यात पेश आ रहे हैं। और आपने देखा कि अगर हम शहर हैदराबाद की बात करें तो आपने देखा कि गुज़िश्ता बारिश में इतने मतलब है कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों से पानी के सड़कों पे भर जाने की, घरों में घुस जाने की, नशीबी इलाक़ों के ज़ेर आब आ जाने की ख़बरें मुसलसल आती रही हैं। हत्ता कि पहली बार ये देखा गया कि वो इलाक़े ख़ास तौर पे जो है लोगों ने जो हवाले दिए, ख़ास तौर पे वो जो कोंडापुर का इंतहाई तरक्की याफ्ता इलाके हैं, हाईटेक सिटी का इलाका है, कोंडापुर का इलाका है, गच्चीबौली का इलाका है, और इन इलाक़ों में भी जहाँ इंतहाई जो है असली सड़कें बिछाई गई हैं, उन इलाक़ों में भी पानी सड़कों पे लबालब भरा हुआ था। कारों की खिड़कियों तक पानी आ गया था। कारें डूब गई थी। सड़कों पे जो खड़ी हुई थी कारें, उनकी खिड़कियों तक पानी आ गया था। लोग मोटरसाइकिलों को घसीटते हुए ले जाते देखे गए। एक बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हम एक तालाब के अंदर से जा रहे हैं। तो ये बारिश मतलब है कि 1 घंटे की बारिश का नतीजा ये था कि सड़कें भर गई थी। निकासी का इंतज़ाम, इससे ये साबित हुआ कि पानी की निकासी का इंतज़ाम जैसा होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। गटर सिस्टम जो है शहर का, जो है सीवरेज सिस्टम जिसको कहा जाता है, वो बहुत ही जो है नाक़िस है, जिसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि पुराने शहर में भी ख़ास तौर पे हम बारकस के इलाकों से खबरें आई, वट्टीपल्ली के इलाके से खबरें आई। ये उन तमाम इलाकों से आप हमें खबरें मौसूल हुई जो हैदराबाद की जो क़याम है उसके बाद जो ये शहर बने, उसके बाद जो ये मोहल्ले बने, हालिया दिनों में जो मोहल्ले बने जहाँ पर बड़े पैमाने पर प्लॉटिंग हुई, जैसा इसके लिए मैं समझूंगा कि वो मौसूर बारिश के पानी की निकासी का मौसूर इंतजाम नहीं होना उसकी वजह है। देखिए, आज हम ये कह सकते हैं कि आसिफ जा साबे निज़ाम हश्तुम ने जो काम किया था तोग़यानी के बाद आसिफ जाही हुक्मरानों ने हैदराबाद में बारिश के पानी के निकासी का जो काम किया था उसका मुकाबला आज का तरक्की याफ्ता दौर भी नहीं कर पा रहा है। हम देख सकते हैं ये जो बेहतर तरीके से वाटर लाइन एक अलग अंदाज में बिछाई गई, घर घर तक
जो मुफ्त पानी फराहम करने का जो इकदाम है वो आसिफ जाही हुक्मरानों की देन है। ड्रेनेज का पानी जो है उसकी निकासी का काम है वो आसिफ जाही हुक्मरानों का काम है, उनका मरहून मिन्नत है ये। और जो बारिश की निकासी का काम है तो ये हम तरक्की याफ्ता दौर में होने के बावजूद भी आसिफ जाही हुक्मरानों का मुकाबला नहीं कर सकते आज भी हम। आप पुराने शहर के वो इन इलाकों को देख लीजिए, चाहे वो याकुतपुरे का एरिया, वो मैं उन इलाकों की बात कर रहा हूँ जहाँ से बरसाती नाले नहीं गुजरते। बरसाती नाला जहाँ से गुजरता है उन नालों की सफाई ना होने की वजह से नाले के आसपास उसको मेंटेन नहीं कर पाए। जो निजाम बनाकर दिया गया था, बिल्कुल जो निजाम बनाकर दिया गया था उसको आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। देखिए आबादी बढ़ रही है, यकीनन आबादी बढ़ रही है, आबादी के साथ साथ वो जो चीजें इस्तेमाल होने वाली हैं उसमें भी इजाफा होगा। तो जब आपको इस बात का यकीन है, और फिर दूसरी चीज ये है कि हाइड्रा जो कार्रवाइयां कर रहा है हाइड्रा की जानिब से, तालाबों पर कब्जे हो गए, वो बारिश को जो आबी ज़खायर थे वो आबी ज़खायर पूरे खत्म हो गए। जो वो पानी जहां पर ठहरता था वहां पर जब इमारतें बन जाएंगी तो पानी तो अपनी जगह तलाश करेगा। पानी तो वहीं आएगा जिसको जहां आना है जी। पहाड़ी सिलसिले थे। अब देखिए अगर हम हुजूर निज़ाम के दौर की भी अगर हम बात करें तो शहर छोटा नहीं था उस जमाने में। वसी शहर किले गोलकुंडा से लेके चार मीनार तक, चार मीनार के अतराफ के इतने वसी वरीज इलाके, फलकनुमा तक उस साइड में, इस साइड में आप देखेंगे तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी तक, ये बहुत बड़ा शहर था उस जमाने में भी। आज़ादी काफी बड़ा शहर था। हाँ, आज़ादी से पहले भी अगर हम बात करें, आज़ादी से पहले की भी बात करें तो काफ़ी बड़ा शहर था। उस्मानिया यूनिवर्सिटी को हम देखते हैं आज भी, किले गोलकुंडा को देखते हैं हम आज भी, फलकनुमा को देखते हैं हम आज भी। तो ये कम से कम ये 3 एरिया को अगर हम गहरा आज भी जो है इन 3 एरिया का जो है दायरा बनाएंगे तो आज भी ये बहुत बड़ा शहर नज़र आएगा। मतलब एक दीगर बड़े शहरों का, आज तो खैर हैदराबाद जो है मतलब ये कि मुल्क के 3-4 बड़े शहरों में आज हैदराबाद का शुमार होता है। 100 किलोमीटर क्रॉस कर चुका है हैदराबाद। लेकिन उस ज़माने में भी 30-40 किलोमीटर की जो है एरिया में फैला हुआ था हैदराबाद। और इस शहर के पीने के पानी के लिए, शहर के लोगों के लिए, इस शहर की जो है मतलब एक लोगों की सहूलत के लिए जो काम किए गए हैं वो आज भी कोई कर नहीं पाता। कोई नहीं कर, देखिए उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे। बिल्कुल सही कहा। उसका इंतजाम जो है बेहतर अंदाज में उसको संभाल कर रख के उसका मतलब ज्यादा उसके लिए उसको कारआमद बना सकते थे, मगर वो नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं। आप देखिए उस ज़माने में अगर हम बात करें हुज़ूर निज़ाम की जो खैर अंदेशी थी, दूर अंदेशी थी, उस ज़माने में उस्मान सागर का क़याम अमल में लाया गया पानी के, पीने के पानी के नज़्म के लिए। और देखा गया कि ये एक ऐसा एरिया है उस्मान सागर का कि चारों तरफ पहाड़ी सिलसिले हैं जहाँ से बारिश के बाद पानी आता है, वहाँ जमा होता है। उस्मान सागर की हम बात करेंगे, हिमायत सागर की हम बात करेंगे। अब ये निज़ाम सागर तो खैर निज़ामाबाद में है, वो भी जो है हुज़ूर निज़ाम की ही खैर अंदेशी थी। तो अगर हम शहर हैदराबाद के लिए बात करेंगे, यहाँ की सहूलतों के लिए बात करेंगे, हम चार मीनार के मरकज़ को देखेंगे। उस ज़माने में आप सोचिए, उस ज़माने में जिस तरह के बाज़ार कायम किए गए थे, जिस तरह की सहूलतें कायम की गई थी, जिस तरह की सड़कें बनाई गई थी, और उन सड़कों पे आज भी आप चार मीनार के पास देखिए, कभी आपको ये नहीं लगेगा कि वहाँ यहाँ पे वाटर लॉगिंग हुई है। चाहे मदीना का एरिया देखिए आप, चाहे चार मीनार का देखिए, चाहे हुसैनी आलम के इलाके देखिए आप, इधर साइड में आप याकुतपुरा, आप दबीलपुरा दरवाजे तक आएंगे आप, बिल्कुल दबीलपुरा दरवाजे के बाद फिर वो बरसाती नाला जो है, जो जिसको मुर्की नाला आम जबान में पुराने शहर की जबान में कहते हैं, तो वो बरसाती नाले का आपको वहाँ पे दबीलपुरा दरवाजे के बाद मिलेगा, शहर के इख्तिताम के बाद है वो। जी बिल्कुल। तो वो भी नाला इसलिए जो है रास्ता दिया गया था उस नाले का कि बरसाती पानी जो पहाड़ी, मतलब एक फलकनुमा के आगे जो पहाड़ियाँ थीं, उन पहाड़ियों से बरसाती पानी उन नालों के ज़रिए मूसा नदी में आता था पानी। तो मूसा नदी तक पानी की जो है बारिश के पानी को पहुंचाने के लिए इन नालों को जो है सिस्टमेटिक बनाया गया था उस ज़माने में। तो यकीनन हैरत अंगेज़ है, उस निज़ाम को हम देखते हैं, उस ज़माने की इंजीनियरिंग को हम देखते हैं, उस ज़माने की जो है कंस्ट्रक्शंस को हम देखते हैं, और आज के दौर को देखते हैं तो हैरत होती है कि आज भी हम फेल हैं। हमने इतना बड़ा नया शहर बना लिया, चाहे वो हाईटेक
सिटी हो, चाहे कुंडापुर हो, आप जब बरसात होती है, मूसलाधार बारिश होती है, जी तब हाईटेक सिटी और कुंडापुर वगैरह के इलाके जब जेरे आब आ जाते हैं, जी तो बिल्कुल यकीनन ये मौजू जेरे बहस आ जाता है कि आप शहर तो बना सकते हैं, जी मगर इंतजाम जो है वो आसिफ जाही हुक्मरानों के मुकाबले का नहीं कर सकते। हाँ, वो बारिश की नक्काशी का पानी हो, ड्रेनेज लाइन हो, या अभी जखायर से आने वाली पानी की लाइन हो, पीने के पानी की लाइन हो, उस निज़ाम का आप मुकाबला नहीं कर सकते। बिल्कुल देखिए, उस ज़माने में मीर मोमिन के हवाले से हम बात करते हैं। हज़रत मीर मोमिन जो एक बहुत बड़े माइनाज इंजीनियर थे, आर्किटेक्चर थे, तो उन्होंने जो है जो इंतखाब किया था चार मीनार की तामीर के लिए और उसके अतराफ़ में जो मतलब बाज़ार बनाने के लिए, लोग कहते हैं कि ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह भी देखी गई थी, मिट्टी की पोजीशन भी देखी गई थी, और जो बारिश का पानी आएगा उस बारिश के पानी के जाने के लिए रास्ते भी जो है बनाने का नज़्म देखा गया था। एक आप सोचिए, उस ज़माने में ज़मीन के नीचे पानी का जो है अंदाज़ा लगाया गया, तब जाके एक शहर बसाया गया, छोटा सा शहर चार मीनार के अतराफ़ में। पत्थर गट्टी की हम बात करेंगे, लाड़ बाज़ार की हम बात करेंगे, चौमहल्ला पैलेस की हम बात करेंगे। ये इन इलाकों की जो हुज़ूर निज़ाम के दौर में जो है ये इलाके, कुली कुतुब शाह की सल्तनत के बाद जो है ये इलाके जो आबाद हुए हैं, उनकी हम बात करेंगे। कुली कुतुब शाह ने जो कहा था कि मेरा शहर लोगां सो मामूर कर, ये मतलब ये कि ये जो जहन है उस ज़माने का, ये जो उनका फ़न था, ये जो उनकी दूरअंदेशी थी, वो आज के हुक्मरानों में क्यों नहीं आ रही है? ये ताज्जुब की बात है। आपने पुल तो बना लिए, लेकिन आपने जो है बुनियादी नज़्म, आपने कुदरती आफात का जो है आप देखिए, सड़कें बनाते हैं, करोड़ों रुपए की लागत से सड़कें बनती हैं, एक मूसलाधार बारिश वो सड़कों को उखाड़ ले जाती है। अब आप देखिए, अब तैयारियां हो रही हैं बारिश के से जो बचने के लिए जो इक़दामात होते हैं, बल्दिया ग्रेटर हैदराबाद की जानिब से, हमडा की जानिब से, हाइड्रा की जानिब से इंतजामात तो किए जा रहे हैं। दरख्तों की कटवाई हो रही है, केबलों की दुरुस्तगी हो रही है, मगर जब कभी भी बारिश होती है, हम हैदराबाद की बात करते हैं, तेलंगाना की बात करते हैं, जब कभी भी बारिश होती है तो यकीनन जो जिस तरीके के अब वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं, हर बारिश में वो वाक़यात रोनुमा होते हैं। देखिए, जब आपको अंदाज़ा है कि भाई फला एरिया में मूसलाधार बारिश के बाद पानी ठहरेगा, वहाँ पे सैलाब की शक्ल इख्तियार कर लेगा, पानी नदी और पुल की शक्ल पानी इख्तियार कर लेगा, जब आप तो उससे पहले क्यों इक़दामात नहीं करते? बारिश होने का क्यों इंतजार आप करते हैं? तो वहां पर अगर कुछ ऐसा मौसर इंतजाम कर दे कि वहां पे पानी ना रुके, क्योंकि आपको पता चल गया है कि इन इलाकों में पानी ठहरता है, तो फिर आप उन इलाकों से पानी की निकासी के काम को आसान कर सकते हैं। देखिए, हो सकता है, काम नहीं हो रहा है, ये बड़े अफसोस की बात है। आपको याद होगा, आज से 20-25 साल पुरानी बात मैं कर रहा हूँ, तब भी हैदराबाद में बादल फटे थे। गालिबन जो है 99 की बात है, तब भी हैदराबाद में बादल फटे थे। तो नदीम कॉलोनी, एक जो किले गोलकुंडा के जो है एरिया में जो नदीम कॉलोनी थी, वो पूरी की पूरी कॉलोनी पानी में आ गई थी, पूरा 1 फ्लोर तक घर पानी में डूब गए थे। तो उस वक्त गालिबन चंद्रबाबू नायडू की हुकूमत थी, तो तब वहाँ पे बैठ के जो है पूरा मतलब एक है वहाँ के मकीन कश्तियों का इस्तेमाल कर रहे थे अपने घरों में बिल्कुल कश्तियों का। तो फिर बाद में हुकूमत ने बैठ के ये सोचा गया कि पानी क्यों भर गया था, फिर स्टडी की गई, फिर उसके बाद जो है किले गोलकुंडा के नीचे से पाइपलाइन वहाँ से बिछाई गई पानी की निकासी के लिए, तब जाके वो मसला हल हुआ। तो यकीनन बैठ के करना पड़ता है कि हम इस मसले को हल कैसे करेंगे। तो यानी कि जब 100 साल हुए थे तो गवर्नमेंट केसीआर की गवर्नमेंट थी, चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर थे, तो उस वक्त भी मूसलाधार बारिश हुई थी। बालापुर के तालाब का पुश्ता टूट गया था, बाबा नगर के जो कोई इलाके हैं वो पूरे मकान जो है वो पानी के अंदर आ गए थे, मतलब घरों की छत तक पानी आ गया था उन इलाकों में, और बड़ा भारी पैमाने पर नुकसान भी हुआ आवाम का। इमदादी कामों का भी सिलसिला जारी रहा। मगर इस बात का हम कह सकते हैं कि जब आपको पता है कि बारिश होने के बाद इन इलाकों में नुकसानात के काफ़ी इम्कानात हैं, तो उन इलाकों में अगर हुकूमत महकूम बल्दिया जो है और महकूम वाटर वर्क्स अगर क़ब्ल वक्त इंतजामात कर ले तो आवाम को नुकसानात से बचाया जा सकता है। बेशक। सजा साहब, महाराष्ट्र से खबर आ रही है कि ये जो गांव रक्षा के नाम पे जो तशद्दुद बर्पा किया जा रहा है,
जुल्म किया जा रहा है, ये जो मवेशियों के जो ट्रेडर्स हैं, ताजरीन है, ताजरीन पर मुसलसल हमले किया जा रहे हैं, तो उससे दिल बर्दाश्ता होकर जो है ये जो कुरैश कम्युनिटी है वो हड़ताल पर बैठ गई है। वो और फिर हड़ताल पे बैठने की वजह से महाराष्ट्र में मवेशियों की तिजारत का जो पेशा है, शोभा है, उसको वो मुतासिर होने का काफ़ी खदशा है। यकीनन देखिए, ये आज से नहीं चल रहा है, ये जो है ये हड़ताल जो चल रही है, तकरीबन इस हड़ताल को 10 दिन से ज़्यादा का अर्सा हो चुका है। अब ये हड़ताल, पहले तो ये हड़ताल शुरू हुई थी नांदेड़ से, फिर उसके बाद धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र की कुरैशी बिरादरी ने इस हड़ताल में शामिल होना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में आज पूरी गोश्त की दुकानें वहाँ पे बंद हैं, ख़ास तौर पे बड़े गोश्त की दुकानें। और फिर उसके बाद जो है जैसा कि हम देख रहे हैं कि पूरी रियासत में कैटल ट्रेडर्स भी जो है अब परेशानी में आ गए हैं। ख़ास तौर पे जो मवेशी की ख़रीद व फ़रोख्त करते हैं, बैलों की, भैंसों की, गाय की, ये जो ख़रीद व फ़रोख्त वहाँ पे होती थी, ये भी अब पूरी तरीके से ठप होकर रह गई है। देखिए, बार बार कहा गया है कि गौरक्षा के नाम पे जो गुंडागर्दी हो रही है पूरे मुल्क में, ये सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं है, लेकिन जहाँ बीजेपी की हुकूमत है वहाँ पे ये गुंडागर्दी अपनी इंतहा को पहुँच चुकी थी। और हरासमेंट देखिए, जो मतलब एक जो गाय कसाब हैं, जो बड़े जानवर जो है जो लेके आते हैं, जो परमिशन के साथ आते हैं, जो मतलब एक बीमार बैलों को, ऐसे बैलों को जो काम के काबिल नहीं, डॉक्टर के सर्टिफिकेट के बाद, देखिए कैटल ट्रेडिंग का जो मसला है वो एक अहम मसला है। जरूरी नहीं है कि जो भी मवेशी अपनी गाड़ी में लाद कर ला रहा है वो जुबाह करने के लिए ला रहा है। बिल्कुल, जब मकसद बयान कर दिया जाता है, जहाँ पे भी मार्केट से जब मवेशी खरीदे जाते हैं, जानवर खरीदे जाते हैं, तो वहाँ पर ये मकसद बता दिया जाता है उनको, डॉक्टर्स को, कि हम इस मकसद की बुनियाद पर लेकर जानवर को ले जा रहे हैं। तो फिर उसके बाद डॉक्टर तस्दीक करता है उस बात की और सर्टिफिकेट इशू करता है। सर्टिफिकेट लेकर वो जाते हैं, कहीं पर फसल की उगाई के लिए, खेती बाड़ी के लिए ले जाते हैं, कहीं पे दूध के मकसद से मवेशियों को लाया जाता है, कहीं पे। और जो जबीहा होने वाला डॉक्टर है, मतलब जानवर है, उसको तस्दीक के बाद बिल्कुल ये जानवर अब ये नाकारा हो गया, इसको जबीहा के काबिल है, ये आपको फराहम किया जा रहा है। वो सर्टिफिकेट मिलने के बाद भी अगर लोगों को परेशान किया जा रहा है, कैटल ट्रेडर्स को परेशान किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हुकूमत की नाकामी है। बिल्कुल, देखिए हुकूमत की सरपरस्ती में ये हो रहा है। देखिए, लोगों का कहना है, जो है ख़ास तौर पे गोश्त का कारोबार करते हैं, उनका कहना है कि हम 50,000, 60,000, 70,000 रुपये में जानवर लेके आते हैं। रास्ते में वो जो गुंडे हैं, वो गुंडे इस जानवर को छीन लेते हैं, तो फिर हमारा तो 60-70 हज़ार का नुकसान हो गया, हम कारोबार कैसे कर पाएंगे। उनका ये कहना है कि पुलिस की पूरी सरपरस्ती इन गुंडों को हासिल है, बल्कि इस हरासमेंट में पुलिस भी पूरी बराबर की शरीक हो गई है। ये कुरैशी बरादरी ने जो है बाज़ाब्ता तौर पे इल्ज़ाम लगाया है और इसी इल्ज़ाम के तहत एहतजाज करते हुए आज पूरे महाराष्ट्र में जो है कुरैशी बरादरी ने जो है हड़ताल का ऐलान कर दिया था और वो सिलसिला जारी है। हम 10 दिन में देख रहे हैं कि वहाँ हालात बहुत बुरे हो गए हैं। महाराष्ट्र में अब कैटल ट्रेडिंग जो है, कैटल ट्रेड जो है वो बुरी तरीके से मुतासिर हो गई है। इस तरीके की खबरें महाराष्ट्र से मुसलसिल आ रही हैं। और फिर दूसरी चीज है कि जैसा कि आपने कहा, बीजेपी के जेर इख्तिदार वो रियासत है, ना सिर्फ बीजेपी के जेर इख्तिदार रियासत है, बल्कि तेलंगाना में भी हमने हालिया कुर्बानी के जब ईद उल अजहा का मौका आया, वो ईद उल अजहा के मौके के टाइम वक्त हमने देखा कि तेलंगाना में भी जो गाड़ियां आ रही हैं मवेशियों के, पूरी तहकीक के बाद, डॉक्टर्स के सर्टिफिकेट के बाद उन्हें भी रोका गया, उन पर भी जुल्म और ज्यादती की गई, वो ट्रेडर्स के साथ भी मारपीट की गई। देखिए कुरैशी ब्रदरी ने तो यहाँ तक कहा है कि जानवर लाना दूसरे मानों में जान जोखिम में डालना है। हमारी जान जाने का खतरा है, बल्कि जान जा रही है। जानवर लेके हम आते हैं, इतना मतलब ये कि जानवर को रोक के जो हरास किया जाता है, जो मारपीट की जाती है, जो तशद्दुद किया जाता, बर्पा किया जाता है, ये किसने इनको इजाज़त दी? सबसे बड़ा सवाल ये है कि गौरक्षा के नाम पे हर शहर में, हर जो है ज़िले में, हर जो है सड़क पे
एक टोली बना दी गई है और अफसोस का मकाम है कि मुकामी पुलिस उनकी सरपरस्ती करती है। और फिर ये देखिए, ये रिकॉग्नाइज्ड गौ रक्षक नहीं है, बिल्कुल, ये सेल्फ स्टाइल खुद साख्ता जो है, खुद साख्ता गौ रक्षक है ये। इन्होंने क्या किया कि एक दुकान खोल ली अपनी। बिल्कुल दुकान। ये भी कहा जाता है कि ये लोग जब गाँव मतलब मवेशी छीनते हैं ट्रेडर से, दूसरे रास्ते से फिर ले जाकर किसी और जगह पर इनको फरोख्त करते हैं। बिल्कुल, तो ये इनका कारोबार बन गया है। यही हुआ तो कुरैशी बरादरी ने यही किया कि हम खरीद के लाते हैं, छीन लेते हैं, फिर ये बेच देते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब इस मसले का हल ये है कि हम पूरी तरीके से कारोबार को छोड़ दे। देखिए, छोड़ दो कारोबार, एक बड़ा कारोबार है और फिर दुनिया का दूसरा बड़ा एक्सपोर्टर गोश्त जो बैरूनी ममालिक भेजते हैं, खासतौर पर बीफ। इंडिया दूसरा बड़ा एक्सपोर्टर है यकीनन। और ये भेजने वाले जो है मुसलमान नहीं है जी। बड़े बड़े जो कारोबारी हैं, जो बड़े बड़े जो है यहाँ से चाहे वो हैदराबाद की बात करें, चाहे गुजरात की बात करें, चाहे दिल्ली की बात करें, चाहे यूपी की बात करें, यहाँ जो बड़े बड़े कारोबारी हैं गोश्त एक्सपोर्ट करने के, वो नॉन मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, और वो इस काम को अंजाम दे रहे हैं। और वो नाम अब आप नाम अल कबीर आप नाम रख लीजिए, कुछ भी नाम रख लीजिए। आप ये भी कहा जा रहा है कि ये जो खुद साख्ता गौरक्षक है, ये सारा सामान मवेशियों ये ट्रेडर्स से छीन कर, मवेशी ताजरीन से छीन कर ले जाकर उन्हें फराहम करते हैं, उन्हें देते हैं। और ऐसे बड़े बड़े इदारे भी जो है, जो रिकॉग्नाइज्ड इदारे हैं, उन पर मेनका गांधी का इल्जाम है कि वो बड़े बड़े इदारे में नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि लाइव शो है और टीवी से मैं उसको मतलब वो नाम लेना अवॉइड कर रहा हूँ। लेकिन मेनका गांधी का वो इंटरव्यू लोग देख सकते हैं। बड़ा जो इदारा है गौ रक्षा के नाम पे उन्होंने इदारा खोला है, उन पर इल्जाम है कि वो बड़े बड़े जो एक्सपोर्टर है, बीफ फरोख्त दुनिया भर में भेजते हैं, उन्हें ये जो मवेशी ले आकर फराहम करते हैं, खासतौर पर गाय। बिल्कुल गाय की सप्लाई होती है। देखिए, इससे पहले एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें दिखाया गया था कि जो अडानी का पोर्ट है गुजरात में, जो अडानी पोर्ट है गुजरात में, उस पोर्ट से तकरीबन 10 लाख गायें एक पानी के जहाज़ में एक्सपोर्ट की जा रही हैं समंदर में। उस पोर्ट से लेके पानी के जहाज़ को समंदर तक जाते हुए पूरा वीडियो जो है उसकी वायरल हुई थी और दिखाया गया था कि देखो कैसे गायें एक्सपोर्ट हो रही है। गाय एक्सपोर्ट की गई 10 लाख गाय, बिल्कुल मामूली बात नहीं। ये तादाद कोई छोटी मामूली तादाद नहीं है। 10 लाख गाय जो है पानी के जहाज़ में रख के ले जा रहे थे वो लोग, और जो है ये कारोबार अपने दौरों में। देखिए मसला क्या हो रहा है, ये जो मवेशी पालन का जो है ये सिलसिला है, छोटे गाँव में लोगों की आमदनी का एक बड़ा ज़रिया है। चाहे वो गाय हो, चाहे वो भैंस हो, चाहे वो बैल हो, ये तीनों चीज़ों से वो लोग जो है गोबर, गाय और भैंस से तो गोबर और दूध का जो है उनकी आमदनी होती है, बैल से वो खेतों में हल जोतने का काम करते हैं। और फिर जब ये जानवर बीमार हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो इनको चारा खिलाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, तो जिसके नतीजे में वो इन जानवरों को बेच देते हैं, कुरैशियों के हाथ में बेच देते हैं। तो अब उनका देखिए, उन्होंने गाय पाली, उससे जो है उन्होंने दूध दिया, उन्होंने गोबर का भी फ़ायदा उठाया, सब कुछ किया, फिर वो जो है बूढ़ी हो गई गाय, तो अब उनके काम की नहीं रही। लेकिन साथ ही साथ उनको एक दूसरी जो है एक उम्मीद ये होती है कि हम 1-2 साल इनके पीछे मेहनत करेंगे, तो जब हम बेचेंगे तो हमको एक सॉलिड मोटी रकम मिलेगी, उससे हमारी ज़रूरतें पूरी होंगी। तो इस मकसद के तहत हर गांव में आप देखिए, हिंदुस्तान के पूरे छोटे छोटे गांव, वहाँ मवेशी रखे जाते हैं, पाले जाते हैं, और हर गांव के खेतों की ज़रूरत है गोबर, जो फसल खाद के लिए इस्तेमाल होता है। तो सारी चीज़ें इस मुल्क की ज़मीन से जुड़ी हैं, इस मुल्क की मईशत से जुड़ी हुई चीज़ें हैं ये। अगर आप महज सियासत करने के लिए, महज नफ़रत की सियासत के लिए, महज जो है लोगों में एक अजीब व गरीब सूरत हाल पैदा करके आप सिर्फ मुसलमानों को टारगेट नहीं कर रहे हैं, सीधे तौर पे ये हर गांव के आदमी को माशी तौर पे तबाह करने का आपने काम किया है। इन 10 सालों में यही हुआ है। आज इस मुल्क की अर्थव्यवस्था, जिसको हम इकानमी कहते हैं, जिसको मईशियत कहते हैं, मईशियत अगर जो है डगमगा रही है, मुतज़लज़िल है, मईशियत अगर जो है गिर रही है, तो इसकी कई वजूहात में से भी एक बड़ी वजूहत ये भी एक बड़ी के साथ जो मवेशी ट्रेडर्स के साथ जो जुल्म ज्यादती हो रही है, उसका एक अहम वजह ये भी हो सकती है। क्योंकि हमें इशारा मिल गया, हमारी बात को इख्तिताम पज़ीर करना है। जैसा तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर
रेवंत रेड्डी और जो है प्रियंका गांधी जो है वोट अधिकार यात्रा जो राहुल गांधी की है वो उसमें शरीक होंगे, इस तरीके की खबरें मिल रही हैं। मंगल के दिन प्रियंका गांधी, आज जो है प्रियंका गांधी दो इलाकों में सहरसा और मेधापुर, ये दो इलाकों में ये बड़ी तादाद में जहां पर आवाम की शिरकत मुतवक्के है राहुल गांधी के साथ शरीक होंगे। ये बिल्कुल देखिए, ये यात्रा जैसा कि हमने गुज़िश्ता रोज़ भी इस पर बात की थी, ये यात्रा जो है अब एक तहरीक बनती जा रही है। वोट अधिकार यात्रा जो है हमने देखा कि धीरे धीरे ये तहरीक बनती जा रही है। अल मुल्क के बेशतर इलाकों से लोगों के इस सिलसिले में जो मतलब एक जो रद्दअमल आ रहे हैं वो यही है कि हर गांव में, हर शहर में उनके वोट के साथ जो है उनका जो वोट का अधिकार है उसको छीनने की कोशिशें की जाती हैं। तो बहरहाल जो है यकीनन ये बेदारी पैदा करने का एक बड़ा काम हुआ है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने जो है ये बिहार इसको में एक कौमी तहरीक जो है तहरीक बन गई इन्होंने, है। राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा को एक कौमी तहरीक बना दिया है। हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और उनके नायब जो है मल्लू भट्टी विक्रमार्का और रियासती वज़रा जो है वो दिल्ली में खैमाजन है। वो इत्तला ये मौसूल हो रही है, ज़राए से इस बात की जानकारी मिली है कि तमाम लोग जो है कौमी दारुल हुकूमत से बिहार के लिए रवाना होंगे। तो यकीनन ये जो है राहुल गांधी ने इसको मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से कायदीन की शिरकत, इसमें यकीनन कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी हैं, मगर जो है वोट अधिकार यात्रा के लिए राहुल गांधी के साथ वो जा रहे हैं। स्टालन की बात हो रही थी, स्टालन आने वाले हैं वहां पर 27 अगस्त को, शायद गालिबन आज ही स्टालन भी आएंगे, एमके स्टालन, और फिर जो है प्रियंका गांधी वहां पर जा रही है। तो ये कौमी कायदीन को राहुल गांधी ने इस वोट अधिकार यात्रा में मदऊ किया या फिर वो खुद रजाकाराना तौर पर आकर इस जो यात्रा को एक कौमी तहरीक में तब्दील कर चुके हैं। ये खबर ये भी आ रही है कि बिहार इंतखाबात से कबल जो है बीजेपी जो है अपने नए जो कौमी सदर है उसका इंतखाब करेगी। जी देखिए कि अब देखिए कुछ चीज़ें अब जो है आ रही हैं आगे कि जैसा कि आपने कहा कि जेपी नड्डा पे तो उंगली उसी वक्त से उठने लगी थी जब से नायब सदर जो है रिज़ाइन करके गए थे जी। तब से ही उन पे उंगली उठने लगी थी। और जब से आप देखिए, अब जो कहा जाता है कि एक जो बेचैनी जिसको कहते हैं वो बेचैनी बीजेपी में पैदा हो गई है। बीजेपी में ये बेचैनी पैदा हो गई है कि आखिर नरेंद्र मोदी ही क्यों वज़ीर-ए-आज़म बने रहें, आखिर जो है जेपी नड्डा ही क्यों सदर बने रहें, आखिर अमित शाह ही क्यों होम मिनिस्टर बने रहे। 70 साल का जो नरेंद्र मोदी ने कहा था वो उनके गले का फंदा बन रहा है। यकीनन देखिए, आप जो है जब आप दूसरों के लिए जो है रास्ता साफ करते हैं तो फिर वो दिन भी आता है आपके लिए। तो आज वो दिन आ गया है कि आपसे आरएसएस के सरबराह ने दो टोक अंदाज में कहा, आपने भी सुनी होगी वो तकरीर, तो उसमें दो टोक अंदाज में कहा कि जिसके 75 साल हो गए हैं उसकी शालपोशी करो, गुलपोशी करो, मार्गदर्शक मंडल में और उसको कुर्सी पे बिठाओ। मार्गदर्शक मंडल जो है ये नरेंद्र मोदी की इस्तेलाह है, उन्हीं का पैदा किया हुआ इदारा है। मार्गदर्शक मंडल जो है वो नरेंद्र मोदी की इस्तेलाह है। उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी के खिलाफ में इस्तेमाल की थी, इस पर बहुत से कायदीन थे जिसके खिलाफ में उन्होंने इस्तेमाल की थी। और फिर अब ऐसा लग रहा है कि वो मार्गदर्शन मंडल जो है वो उन्हीं के गले के फांसी का फंदा बन गया है। नाज़रीन, ये आखिरी खबर है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन जो सीज फायर कराया है ट्रंप ने, फिर एक मरतबा उन्होंने दावा किया है कि वो सीज फायर जो है वो ट्रंप की हिमा पे है। उन्होंने दोनों ममालिक को 100% जो है टैरिफ की धमकी दी थी। वो धमकी की बुनियाद पर ये दो ममालिक रजामंद हुए हैं। रजामंद होने के बावजूद भी हिंदुस्तान को 50% तक की टैरिफ महसूलात जो है वो अदा करने पड़े हैं अमेरिका के साथ। तो फिर समझ में नहीं आया क्यों खौफजदा अमेरिका से हैं। आप अगर दो टोक अंदाज में अमेरिका से बात करते हैं, हमने माजी में देखा है हमारे वज़ीर आज़म अनजहानी इंदिरा गांधी ने किस तरीके से अमेरिका की पेशकश को मुस्तरद करते हुए रशिया का साथ दिया था, यूएसएसआर का साथ दिया था। उस तरीके का सख्त इक़दाम, बोल्ड इक़दाम अगर उठाते हैं तो फिर यकीनन हम हिंदुस्तानियों का जो सर है वो फ़ख्र से हमेशा ऊंचा रहेगा। आप सीज़ फायर भी करते हैं पाकिस्तान के साथ, जबकि आपको मौका था कि जो मकबूजा कश्मीर है वो हासिल कर लें। आपने सीज़ फायर किया,
टैरिफ की धमकी पर उसके बावजूद भी 50% टैरिफ आप पर आयद हुई है। तो नाजरीन, हमारा यह प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा हाफ़िज़।